सुप्रभात। कक्षा 3 के सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवीन पन्नों से आज मैं आपको पाठ 7 उपकार का फल पढ़ाऊंगी। यह एक कहानी है। इस कहानी में राजा और उनके पुत्रों के माध्यम से परोपकार के महत्व को दर्शाया गया है। बच्चों, आप अपनी पुस्तक का पेज नंबर 44 अर्थात 44 खोलिए। पाठ 7 उपकार का फल। इसको मैं पढ़ाते हुए समझाऊंगी, ठीक है? अपनी पुस्तक में ध्यान से देखिए। पाठ 7 उपकार का फल। यह एक कहानी है। इस कहानी में राजा और उनके पुत्रों के माध्यम से परोपकार के महत्व को दर्शाया गया है। प्राचीन काल में कश्मीर के राजा के 3 पुत्र थे। पुराने समय में कश्मीर के राजा थे जिनके 3 पुत्र थे। तीनों वीर और बुद्धिमान थे। राजा बूढ़ा हुआ तो राजपाट देने के लिए राजकुमारों की परीक्षा लेनी चाहिए। मंत्रियों से विचार विमर्श करके राजा ने तीनों राजकुमारों को धन देकर विदेश जाकर धन कमाने को कहा और कहा कि जो राजकुमार धन का सही सदुपयोग करेगा वही राजा बनेगा। अर्थात बच्चों, पुराने समय की बात है। कश्मीर में एक राजा थे जिनके 3 पुत्र थे। तीनों वीर और बुद्धिमान थे। राजा की आयु बहुत ज़्यादा हो गई थी तो उन्होंने सोचा कि इन राजकुमारों में से एक को राजा बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने मंत्रियों से राय ली। राजा ने तीनों राजकुमारों को धन दिया, बराबर बराबर धन दे दिया और विदेश जाकर धन कमाने को कहा। और ये भी कहा कि जो इस धन का सदुपयोग यानी सही उपयोग करेगा वही राजा बनेगा। बस फिर क्या था, तीनों राजकुमार एक जहाज पर बैठकर धन कमाने के लिए विदेश रवाना हो गए। काफ़ी दूर जाने पर तीनों उतरकर अलग अलग रास्तों पर चल दिए। चलते समय तीनों ने उसी स्थान पर वापस मिलने का वादा किया। 2 बड़े राजकुमार तो बड़े बड़े शहरों में चले गए, लेकिन छोटे राजकुमार ने वहीं रहकर समुद्र की लहरों का आनंद लेने की बात सोची। जब तीनों राजकुमारों को धन देकर राजा ने विदा किया तो फिर क्या था, तीनों राजकुमार एक जहाज पर बैठकर धन कमाने के लिए रवाना हुए। अर्थात तीनों राजकुमार एक जहाज पर बैठ गए और वो धन कमाने के लिए चले गए। जब जहाज काफ़ी दूर पहुंच गई तो तीनों राजकुमार वहां उतर गए और वहां से अलग अलग रास्तों पर चले गए। फिर उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम सब धन कमान के जब आएंगे तो यहीं पर मिलेंगे। 2 राजकुमार क्या किए कि जो बड़े बड़े शहर थे वहाँ चले गए कि वहाँ इस धन से खूब कमाएंगे। लेकिन छोटे राजकुमार ने वहीं रहकर समुद्र की लहरों का आनंद लेने की बात सोची। वहीं टहलते हुए उसे एक दिन एक साधु के दर्शन हुए। वो जब समुद्र के किनारे छोटा राजकुमार टहल रहा था तो एक दिन उसको एक साधु दिखे। साधु के पूछने पर उसने सारा हाल कह सुनाया। साधु ने
उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों टहल रहे हो। तो राजकुमार ने अपना सब कुछ बता दिया कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। साधु बोला, बेटा इस तट पर अनाज का ढेर लगवा दे। तब साधु ने उसको राय दी कि इस समुद्र के किनारे तुम अनाज का एक ढेर लगवा दो। प्रतिदिन कुछ हिस्सा समुद्र में फेंकता जा और रोज़ अनाज का कुछ हिस्सा समुद्र में फेंकते जाना। सारा अनाज खत्म हो जाए तो देखना क्या फल मिलता है, और जब किसी दिन सारा अनाज जब खत्म हो जाएगा तो तुम देखना कि क्या परिणाम मिलता है। लेकिन यहीं प्रतीक्षा करते रहना, लेकिन जब तक कुछ पता ना चले तुम यहीं इंतज़ार करना। इतना कहकर साधु न जाने कहाँ अदृश्य हो गया, और साधु ने जैसे ही ये सब कहा तुरंत वो गायब हो गया। छोटे राजकुमार ने साधु का कहना मानकर वहीं तंबू गाड़कर रहना शुरू कर दिया। जैसे साधु ने छोटे राजकुमार को राय दी, उसी प्रकार छोटे राजकुमार ने भी समुद्र के किनारे तंबू गाड़ा और वहीं रहना शुरू कर दिया। उसने ढेर सारा अनाज मंगवाकर समुद्र के किनारे एकत्र कर लिया, और छोटे राजकुमार ने क्या किया कि खूब सारा अनाज मंगवाया और समुद्र के किनारे इकट्ठा कर लिया। धीरे धीरे करके उसने सारा अनाज समुद्र में फेंक दिया, और रोज़ थोड़ा थोड़ा करके सारा अनाज फेंक दिया। एक दिन ऐसा आया कि राजकुमार के पास अनाज खरीदने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी, अर्थात उसने अपने सारे पैसे उस अनाज को खरीदने में लगा दिए थे, और जब सारा अनाज खत्म हुआ तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा। दुखी होकर वह सोचने लगा कि काश वह साधु की। तब वह दुखी हो गया, निराश हो गया, और वह सोचने लगा काश मैं उस समय साधु की बात न मानी होती। उसका घर जाने का मन करने लगा। अब उसके पास धन तो थे नहीं, इसलिए वो घर जाने के लिए सोचने लगा। लेकिन फिर सोचा क्यों न साधु की बात मानकर देखा जाए। लेकिन उसने सोचा कि साधु ने तो कहा था थोड़ा इंतज़ार करना, इसलिए वह सोचा कि अच्छा उसका ये भी बात मान ले, शायद कोई चमत्कार हो जाए। उसने सोचा कि शायद कुछ फल मिल ही जाए। उधर समुद्र में रोज़ रोज़ अनाज मिलने से समुद्र की सारी मछलियाँ आने लगी थीं। जब छोटे राजकुमार ने अनाज फेंकना शुरू किया तो समुद्र की सारी मछलियाँ आने लगीं। उनके साथ उनका राजा भी आता था, और जब राजकुमार ने अनाज फेंकना बंद कर दिया तो मछलियों के राजा ने अपनी प्रजा से कहा कि पिछले 6 महीने से तो हमें आसानी से अनाज मिलता रहा, लेकिन अब बंद क्यों हो गया? लगता है राजकुमार के पास धन खत्म हो गया है। तो मछलियों और उसके राजा ने आपस में सलाह की कि अब अनाज हमें इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि राजकुमार के पास धन समाप्त हो गया है। हाँ महाराज, यही लगता है। मछलियाँ बोल पड़ी। मछलियाँ भी कहती हैं कि हाँ महाराज, ये बात सही है। तो तुम लोग उसे समुद्र से मोती निकाल कर क्यों नहीं देती? खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज रात को ही हम सारी मछलियाँ एक एक मोती राजकुमार को दे आएंगी। तो वो मछलियाँ अपने राजा से कहते हैं कि अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, आज रात को ही हम सभी मछलियाँ मिलकर एक एक मोती राजकुमार को दे आएंगी। रात होने पर मछलियों ने राजकुमार के तंबू के पास मोतियों का ढेर लगा दिया। पानी में आने जाने से एक विशेष प्रकार की सरसराहट से राजकुमार की नींद खुली। तो उसने जब मोतियों का ढेर लगा देखा
तो उसे दुख होने लगा कि अकारण ही मैं पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। अब उसने फिर से मछलियों को पहले से ज़्यादा अनाज देना शुरू कर दिया। बड़े राजकुमारों के आने से पूर्व उसने यानी छोटे राजकुमार ने एक एक मोती को एक एक उपले में यानी गोबर से बना हुआ एक जलावन होता है उसमें छिपा दिया ताकि वह उसकी कमाई को न देख पाए। कुछ समय बाद दोनों राजकुमार भी वहाँ पहुँच गए। एक ने कपड़े का व्यवसाय कर खूब धन एकत्र किया था और दूसरे ने दुकान खोलकर। छोटे राजकुमार की कमाई के नाम पर उपले देखकर उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया। जो दो बड़े राजकुमार थे उनमें से एक ने कपड़े का व्यवसाय किया तो एक ने दुकान खोला था और छोटे राजकुमार की कमाई में उन्हें सिर्फ उपले यानी गोबर से बना हुआ जो जलावन था वही दिख रहा था, पैसा तो दिख नहीं रहा था। इसलिए उसका खूब मजाक उड़ाया कि अरे तुम यहाँ रह के यही काम की हो। अगले दिन तीनों राजकुमार अपना अपना सामान लाद कर अपने देश को लौट गए। तीनों राजकुमार क्या किए, जिसने जो कमाया था वो सब सामान लाद कर अपने देश वापस आ जाते हैं। देश पहुंचने पर उनका बहुत स्वागत हुआ। जब बहुत दिनों बाद वो अपने देश वापस पहुंचते हैं तो उनका भव्य स्वागत होता है। बड़े राजकुमारों की कमाई की दरबारियों ने खूब प्रशंसा की। बड़े राजकुमार की तो कमाई दिखाई दे रही थी, इसलिए सभी दरबारी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी खूब प्रशंसा यानी बड़ाई करते हैं। पर छोटे राजकुमार के उपले देखकर सब हंसने लगे। छोटे राजकुमार के सिर्फ उपले दिखाई देते हैं, इसलिए सभी हंसने लगते हैं कि ये क्या लेके आ गया। लेकिन जब उसने राजा को सारी असलियत के बारे में बताया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन जब छोटे राजकुमार ने राजा को बताया कि इस उपले में है क्या और ये कहाँ से आया तो सभी देखकर दंग हो जाते हैं। सब छोटे राजकुमार की जय जयकार करने लगते हैं। तब जो है सभी जितने भी वहाँ पे होते हैं, सभी प्रजा, सभी दरबारी, तब सभी दरबारी छोटे राजकुमार की जय जयकार करने लगे और कहने लगे कि यही हमारा राजा बनने के लायक है। और तब उसको उसकी छोटे राजकुमार की सब प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि यही राजा बनने के लायक है। और फिर छोटे राजकुमार को राजा बना दिया गया और सभी की सहमति से छोटे राजकुमार को राजा बना दिया जाता है। बच्चों, इस कहानी में आपने देखा कि किस प्रकार राजा और उनके 3 पुत्रों के माध्यम से परोपकार के महत्व को समझाया गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। ठीक है, अब शब्द मैत्री देखिए। इस पाठ में आए हुए शब्द मैत्री, चलिए देखते हैं इसको। सदुपयोग। सदुपयोग का अर्थ क्या होता है बच्चों? सही उपयोग। ठीक है। प्रतीक्षा, इंतजार। अदृश्य, गायब हो जाना, गायब हो जाना। उपले, गोबर से बनने वाला जलावन। एकत्र, इकट्ठा। ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे। अभी तक आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है, समझाया है, उसे एक बार फिर से पढ़ेंगे और शब्द को याद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।